औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन, दिस इज़ सानी खान एंड यू आर वाचिंग न्यू एपिसोड ऑफ इनसाइड फाइनेंशियल मार्केट्स। 6 या 7 जून को बजट आया चाहता है। गवर्नमेंट की सबसे बड़ी परेशानी जो है वो 12 खरब रुपए के महसूलात हैं। IMF के दिए हुए टारगेट्स हैं बिजली के नरखों को बढ़ाना है, लेकिन लोग जिस वजह से परेशान हैं दैट इज़ द प्रॉपर्टी एंड दैट इज़ द इंडिविजुअल टैक्स and that is a change which relates to the amendment in the appeal process. जो लोगों को इस वक्त डिस्प्यूट हैं उसके वॉल्यूम के बारे में कहा जाता है कि वो उसकी वैल्यू टर्म जो है वो खरबों में जा रही है, और गवर्नमेंट ये समझती है कि ये एक बहुत ही नाइस सा शॉर्टकट है कि किसी टैक्स अमेंडमेंट के ज़रिए इन पेंडिंग केसेस के जो वॉल्यूम है उसको टैक्स लगाकर उसके ऊपर कोई ऐसा मेजर लेकर कि जिससे रेवेन्यू में पैसे आ जाएं, गवर्नमेंट उसका फ़ायदा उठा सकती है, रेवेन्यू जनरेट कर सकती है, 12 खरब का जो रेवेन्यू टारगेट है उसको मीट कर सकती है। आज के प्रोग्राम में हम समझने की कोशिश करेंगे कि टैक्स एक्सपर्ट्स इन अमेंडमेंट्स को कैसे देखते हैं, वेदर पीपल आर गोइंग टू वेलकम दिस, या फिर ये वाला मामला कोर्ट की नज़र हो जाएगा, और फिर एज़ यूजुअल जैसे हमने सुपर टैक्स से लेके काफ़ी सारे मामलात सिम्स के मामलात को देखा कि जो गवर्नमेंट फ़ैसले तो कर लेती है मगर एक्सिक्यूट नहीं कर पाती। देखेंगे, तज्ज़िया करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे एक्सपर्ट से कि वो इन टैक्स अमेंडमेंट्स को कितना इम्प्लीमेंट होते हुए देख रहे हैं। प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में हमें ज्वाइन करेंगे ज़ीशान मर्चेंट। ही हैपन्स टू बी अ टैक्स एक्सपर्ट एंड अ टैक्स बार मेंबर। ज़ीशान साहब, वेलकम टू द शो एंड अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। ज़ीशान साहब, ये जो टैक्स अमेंडमेंट्स हैं जिसका बहुत चर्चा है, काफ़ी किसी हद तक लोगों को परेशानी भी है, मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा कमेंट करें कि इतनी उजलत क्या है, इतना क्विकली गवर्नमेंट ने इसको एक्ट किया है और 6-7 तारीख को बजट आ जाएगा। सो व्हाट इज़ द पर्सपेक्टिव, व्हाट आर दीज टैक्स अमेंडमेंट्स, और इसकी इम्प्लिकेशंस अगर कोई हैं या एडवांटेजेस हैं तो वो क्या हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने पिछले कुछ अरसे पहले खबरों में बड़ा सुना होगा कि जी एफबीआर के एपेलेट फोरम पे कोई 2,400 बिलियन के ऐसे केसेस हैं जो पेंडिंग हैं और वो जो है सेटल नहीं हो रहे हैं, और इसकी वजह से जो है एक खतीर रकम है जो इस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को नहीं मिल रही। तो उसके बाद जो है इस पे एक्शन लिया गया हर जगह से, तो ये फैसला किया गया कि इसको ट्रायल को स्पीडी किया जाए। राइट। और उसके नतीजे में आपने देखा कि एक एपेलेट सिस्टम के ऊपर जो है प्रपोज अमेंडमेंट आई, उसको बिल्कुल तेजी से जो है अप्रूव कर दिया गया, और अब जो है वो अमेंडमेंट एक्ट की सूरत में आपके सामने है। और इससे अब हुआ ये है कि 6 मई ऑनवर्ड्स कोई भी अगर टैक्स ऑफिसर जो है किसी टैक्स पेयर के अगेंस्ट में कोई ऑर्डर पास करता है, तो उस ऑर्डर के अगेंस्ट में जो अपेलेट सिस्टम है वो थोड़ा सा चेंज हो गया। राइट। इसको मैं पहले थोड़ा सा ब्रीफली आपको बता दूं कि 6 मई से पहले एक टैक्स पेयर के पास कमिश्नर अपील्स का फोरम होता था, ये फोरम नंबर 1 था। राइट। एपेलेट ट्रिब्यूनल का फोरम था, ये फोरम नंबर 2 था। राइट। और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चंस ऑफ लॉ को एंटरटेन करते थे। ओके। इस तरीके से मैक्सिमम 4 फोरम्स थे पहले एक टैक्स पेयर के पास। राइट। अब किया ये है इन्होंने, इस अमेंडमेंट के नतीजे में हुआ ये है कि अगर इनकम टैक्स की कोई भी टैक्स डिमांड रेज होती है जो कि 2 करोड़ रुपए से ऊपर है, राइट। उसमें जो है हुआ ये है कि वो अब डायरेक्ट ट्राइब्यूनल में फाइल किया जाएगा। तो अब इसका नतीजा ये हुआ कि कमिश्नर अपील का फोरम जो है वो उसके लिए टैक्स पेयर के लिए खत्म हो गया। तो अब बेसिकली टैक्स पेयर के पास एक ही फोरम है जो फैक्ट फाइंडिंग अथॉरिटी का फोरम है, जो कि अब कमिश्नर अपील्स है। ये इस वजह से होगा ये कि बहुत ज्यादा लिटिगेशन पेंडिंग होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि पहले होता ये था कि बहुत सारी ऐसी डिमांड्स कमिश्नर अपील से खत्म हो जाती थी कि जो कि ठीक नहीं होती थी, लेकिन राइट। अब वो डिमांड्स डायरेक्टली जो है वो कमिश्नर अपील की जगह पे वो जाएगी ट्राइब्यूनल में, और राइट। ट्राइब्यूनल के बाद जो है हाई कोर्ट में जाएगी। तो एक तरीके से ट्राइब्यूनल पे भी प्रेशर पड़ जाएगा, राइट। हाई कोर्ट्स पे भी प्रेशर पड़ जाएगा, और अल्टीमेटली होगा ये कि पेंडेंसीज बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। तो जो जिस बुनियाद की वजह से इसको अमेंडमेंट को लाया गया था, मेरे ख्याल से तो ये काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएगी।
एक तरफ तो ये हो जाएगा, राइट। दूसरी तरफ अपील की फीस को बहुत बढ़ा दिया है। ओके। पहले जो अपील की फीस 2,500 थी उसको 20,000 कर दिया है, ओके। और 5,000 की फीस को 50,000 कर दिया है। तो ये क्या क्या इससे हासिल क्या होगा? यानी एक नॉर्मल टैक्स पेयर, यानी जो अगर उसके खिलाफ कोई फ्रिवलस टैक्स डिमांड रेज कर दी जाती है तो क्या वो अपील के फोरम पे भी ना जाए? परेशानियां होंगी इससे। राइट। राइट। सिस्टम कैसे कन्वर्ट होगा, क्योंकि अभी तो सिस्टम ये है कि आप डायरेक्टली कमिश्नर अपील के पास जाते थे, अब राइट। आपको डायरेक्टली ट्राइब्यूनल जाना है। पहले ट्राइब्यूनल में 60 दिन के बाद जाया जाता था, अब ट्राइब्यूनल में 30 दिन के बाद जाना है। तो टैक्स पेयर को तो आपने हर जगह से कंट्रैक्ट करने की बात की है, उसको कम कर रहे हैं आप। तो ये चीज मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं है, और इस चीज को जरूर रिविजिट करना चाहिए। जब आप ये कहते हैं कि 2,400 अरब के केसेस हज़ारों की तादाद में पेंडिंग है, दैट शोज़ कि अभी परफॉर्मेंस का लेवल क्या है। मुझे ये बता दें कि इन अमेंडमेंट के बाद वो वाले केसेस जो हैं वो नए कानून के हिसाब से चलेंगे, रिट्रोस्पेक्टिवली ये कानून अप्लीकेबल होगा या प्रोस्पेक्टिवली होगा? कंफ्यूजन रिभा में, लेकिन इसमें अब क्लैरिटी आहिस्ता आहिस्ता आ रही है। डिसीजन यही हो रहा है कि जो 6 मई के बाद ऑर्डर्स पास होंगे वो नए कानून के तहत होंगे, और जो इससे पहले के ऑर्डर्स पास हो चुके हुए हैं या उनकी अपीलें दर्ज हो चुकी हुई हैं कमिश्नर अपील के पास, वो उसी तरह से चलेंगी। तो ये बेसिकली एक एक टाइमिंग डिफरेंस होगा कि जो आहिस्ता 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 खत्म होके फिर हर केस जो है या तो कमिश्नर अपील तक जाएगा या ट्राइब्यूनल तक जाएगा। उसके ऊपर जो है अब मजीद जो है कुछ अरसे के बाद एक ही फोरम रह जाएगा, लेकिन जो पुरानी अपील्स है वो उसी तरह से चलेगी। तो ज़ीशान साहब, मुझे तो बॉटम लाइन ये समझ में आई है कि को रेवेन्यू बढ़ाने के लिए आई थिंक ये बहुत क्विकली हेस्टेंट स्टेप्स लिए गए हैं, फीसिस का बढ़ाना और रिट्रोस्पेक्टिवली के चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना, आई एक जो पेंडिंग केसेस हैं उसमें भी स्टे 30% के ऊपर दे देंगे। तो क्या आपकी ये सोच है कि आपका जो 3 ट्रिलियन का पेंडेंट केसेस हैं उसका 30% आ जाए और आप राज़ी हो जाएं, या इससे आगे की आपकी सोच ही नहीं है? खैर से मैं ये समझता हूँ कि इस टाइप की मूव्स जब भी की जाती है ये बड़ी काउंटर प्रोडक्टिव होती हैं, इस पे रेजिस्टेंस भी होती है और ये काउंटर प्रोडक्टिव भी होती है। उसकी बुनियादी वजह क्या है? उसकी बुनियादी वजह ये है कि आप सिस्टम को चोक करते चले जाएंगे। राइट। आप जो पहले 2 फोरम्स पे हो रहा था, अब वो एक फोरम पे प्रेशर आएगा, और राइट। वो प्रेशर आने से पेंडेंसीज बढ़ जाएंगी। एक तरफ आपने 30% जो है वो स्टे जो पहले विदाउट एनी पेमेंट ऑफ टैक्स हो जाता था, क्या ही बेहतर होता कि अगर ये अपील्स को इस तरह से करने के बजाय उस टैक्स पेयर से भी सवाल करते कि उसने ये फ्रिवलेस टैक्स डिमांड या गलत टैक्स डिमांड क्यों रेज की है। आपको पता है जून के करीब डिमांड्स क्रिएट करने का प्रेशर होता है, तो बहुत सारे डिमांड्स फ्रिवलेस क्रिएट सही नहीं होती है, जो बाद में खत्म हो जाती हैं, लेकिन क्रिएट कर दी जाती हैं। मसला ये है कि आप टैक्स पेयर को तो स्क्वीज कर रहे हैं, लेकिन जो टैक्स की डिमांड क्रिएट कर रहा है उससे कभी कोई सवाल करते हैं कि भाई ये गलत डिमांड क्यों क्रिएट की, ये रेवेन्यू क्यों नहीं मिला? अगर डिमांड क्रिएट की थी तो ऐसी क्रिएट करनी चाहिए थी जिससे रेवेन्यू मिल जाता। आपने बिल्कुल सही तज्जिया किया और सही सवाल किया कि 30% मिल जाएगा तो क्या उससे खुश हो जाएंगे? मैं समझता हूं अगर सही डिमांड क्रिएट हो तो वो 100% रिकवर होती है, होनी चाहिए, जाएगी कि वो 30% से खुशी मिल जाए। तो मुझे नहीं लगता कि ये सिस्टम जो है इतना फायदेमंद होगा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए, या ये सही चल सकेगा या नहीं चल सकेगा, उसमें कैसे आगे बढ़ेंगे, इट इज नीड टू बी सीन, एंड टाइम विल टेल कि ये क्या अच्छी मूव थी या अच्छी अमेंडमेंट थी, या फिर इसको वापस लिया जाएगा। ये फरमाइएगा एज अ टैक्स एक्सपर्ट के व्हेन पीपल से कि जो ऑलरेडी हार्डशिप्स हैं वो कम नहीं होंगी, कहा क्लेम तो किया जा रहा है कि लोगों की हार्डशिप्स, टैक्स पेयर की हार्डशिप्स में कमी होगी, आपकी बातों से ये लग रहा है कि वो एक्यूमुलेट हो जाएंगी, यानी किसी ने फ्रिवलसी डिमांड क्रिएट की, अब वो सीधा हाई कोर्ट जाए जहाँ पे पहले से पेंडिंग केसेस की लाइंस लगी हुई थी, और उसको रेमेडी ये है कि वो 30% उसको जमा कराना है, अदरवाइज उसकी जान खुलासी नहीं है। तो सही फरमाया आपने। अब गवर्नमेंट ने कम अज कम ये चीज इंश्योर कर ली है कि जो स्टे में जाएगा वो 30% जरूर देगा। और मैं समझता हूँ कि ये पहले भी इस टाइप की लॉ में अमेंडमेंट्स आई थी। पहले एक जमाने में 10% थी, फिर वो 15% हो गई थी, और अल्टीमेटली क्या हुआ, उनको खत्म किया गया, क्योंकि ये समझ में आ गया था कि ये जो
लिमिट्स लगाई गई हैं वो ठीक नहीं है। ये कानून चूंकि अभी बहुत ज्यादा अवेयरनेस नहीं है लोगों को, ये आहिस्ता आहिस्ता ये कानून भी टेस्ट ऑफ अपील उसमें जाएगा, चैलेंज होगा। और क्या पता जैसे सिम वाला कानून चैलेंज हो गया है, ये भी चैलेंज होके इसमें भी कोई स्टे ऑर्डर आ जाए। अच्छा, राइट ऑफ अपील इज टेकन अवे। जब आप इसको पढ़ते हैं तो हाउ डू यू रीड इट? देखिए, राइट ऑफ अपील का जो टेकन अवे तो नहीं है, लेकिन एक फोरम अलबत्ता जरूर कम कर दिया। होता हमेशा इससे ये था कि पहले एक बुनियादी तौर पे अगर आप इसको देखें तो हिस्टोरिकली भी यही होता रहा है कि पहले एक अफसर ऑर्डर पास करता था, वो उससे ऊपर के ग्रेड के कमिश्नर के पास जाता था, जो पहली फर्स्ट फैक्ट फाइंडिंग अथॉरिटी होती थी, राइट, जो सिंगल बेंच या एक जज सुनता था। फिर राइट, उसके बाद ट्राइब्यूनल में जाते थे मैटर, जिसको दो जजेस सुनते थे, डिविजनल बेंच जिसको कहा जाता है, जहाँ पे एक लीगल साइड का जज होता था और एक अकाउंटिंग साइड का जज होता था। तो वो दोनों मिलकर और एक फैसला करते थे। और उसके बाद भी अगर टैक्स पेयर को जो है उससे परेशानी होती थी, तो सिर्फ क्वेश्चंस ऑफ लॉ वो जाते थे हाई कोर्ट। अब तो क्वेश्चंस ऑफ टैक्स। लॉ की बजाय बहुत सारे मैटर्स जो है वो सीधा रेफरेंस के तौर पे हाई कोर्ट में जाएंगे, और हाई कोर्ट का बर्डन बहुत बढ़ जाएगा। वैसे ही हाई कोर्ट में जजेस की कमी है, वैसे ही हाई कोर्ट में इतनी पेंडेंसी है। मैं नहीं समझता कि ये मूव करने से हाई कोर्ट के ऊपर कितना बर्डन होगा और जस्टिस कितना फोर्थ विथ डिस्पेंस हो सकेगा। क्योंकि हम हमेशा से पढ़ते आए कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो ये मैं समझता हूँ कि अगर फौरी इंसाफ ना हुआ तो ये तो साला साल मैटर्स इसी तरीके से लिटिगेशन में चलते रहेंगे और हासिल कुछ ना होगा। जज कितना भी कॉम्पिटेंट हो, लॉ को समझने वाला हो, बट इस पर्टिकुलर टेक्निकल एस्पेक्ट की जो कैपेसिटी है, आपको लगता नहीं है कि देयर विल बी अ केस ऑफ कैपेसिटी कंस्ट्रेंट्स? यकीनन टैक्स का जो सब्जेक्ट है वो एक बड़ा टेक्निकल साइड का है। लॉ के ऊपर प्रॉपर ग्रिप होनी चाहिए, प्रेसिडेंट्स का आपको पता होना चाहिए। कोई भी जज की कुर्सी पे जब बैठता है तो उसे इंसाफ उससे तवक्को होती है, चाहे वो गवर्नमेंट के फेवर में जाए या वो टैक्स पेयर के फेवर में जाए। इंसाफ मुतवक्के होता है, और टाइमली इंसाफ, सिर्फ इंसाफ नहीं, टाइमली इंसाफ होना चाहिए। क्योंकि अदरवाइज हम आए दिन देखते हैं कि बैंक अकाउंट्स को सीज कर दिया जाता है, बैंक अकाउंट से जो है इलीगल रिकवरीज हो जाती हैं, और फिर एक लिटिगेशन का दौर चलता है। तो मैं समझता हूं कि ये सिस्टम को चेंज करने से पहले कम से कम स्टेक होल्डर्स से जरूर डिस्कशन होनी चाहिए थी। कम से कम जो टैक्स बार्स हैं उसको जरूर उनके साथ ये डिलिबरेट होना चाहिए था कि ये सिस्टम को लाने से फायदा होगा या नुकसान होगा। एक तरफ तो लॉयर्स को मैं समझता हूँ बड़ा फायदा हो जाएगा कि अब वो हाई कोर्ट जाया करेंगे, फीसें बढ़ जाएंगी, लेकिन टैक्स पेयर को बड़ू इसमें जरूर नुकसान होगा। शायद लीगल साइड को, जो लॉयर साइड्स हैं, उनको तो शायद फायदा हो जाए, लेकिन अल्टीमेटली टैक्स पेयर का नुकसान होगा, चाहे वो 30% टैक्स दे या वकीलों की ज्यादा फीस दे। बच्चन साहब, चूंकि प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, एक तो हम चाहेंगे कि आप स्टेट अथॉरिटीज़ को कोई मैसेज देना चाहें तो हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है। दूसरा, मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि आखिर में आप कमेंट करें कि एक ये भी बात हो रही है कि प्रॉपर्टी टैक्स जिस रिहाइश में आप रहते हैं उसके अलावा जो भी प्लॉट्स हैं उसके ऊपर गवर्नमेंट को टैक्स लगाना है। बिकॉज गवर्नमेंट का ये कहना है कि जो ब्लैक इकॉनमी, डार्क साइड ऑफ द इकॉनमी है, रियल इस्टेट का, उसमें कोई 92 ट्रिलियन का हिस्सा है। तो वो समझते हैं कि सारे जो अदर प्लॉट्स हैं अदर देन योर रेजिडेंस, उसको टैक्स आउट करके रेवेन्यू को ठीक किया जा सकता है। मैं आपके दूसरे कमेंट का पहले जवाब देता हूं और जो मैसेज दे रहा है उस पर बाद में आता हूं। देखिए, मसला ये है कि इस वक्त हम जब एक कोई प्लॉट खरीदते हैं तो टैक्स देते हैं, राइट, प्लॉट बेचते हैं तो टैक्स देते हैं। खरीदते वक्त सीबीटी अलग देते हैं, बेचते वक्त कैपिटल गेन्स टैक्स अलग देते हैं। अगर वो विद इन 6 इयर्स अगर आप बेच रहे हैं, आप सीबीटी के बाद रजिस्ट्रेशन फीस अलग देते हैं, टाउन टैक्स अलग देते हैं, अर्जेंट डॉक्यूमेंटेशन की फीस अलग देते हैं। तो कितने किस्म का टैक्स लिएगा आप? 7E जो रेंटल इनकम का, जो डीम्ड रेंटल इनकम का टैक्स 1% वो अलग देते हैं। तो प्रॉपर्टी पे कितना टैक्स लीजिएगा? ब्लैक इकोनॉमी आसान तरीका है, आप जो है ये जो एफबीआर रेट्स हैं इसको खत्म कर दीजिए, ओके, डीएसटी रेट्स को खत्म कर दीजिए। आप ये कह दीजिए कि अब जो प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शंस होगी वो फेयर मार्केट वैल्यू पे होगी, और अगर वो फेयर मार्केट वैल्यू से कम होगी तो जैसे दूसरे ममालिक में है कि वो 10% अपवर्ड
करके प्राइस स्टेट खरीद लेती है तो स्टेट के पास खरीदने का राइट हो। लेकिन जो उसमें तरीकेकार क्या है कि आज जो भी जिसके पास जो एसेट्स डिक्लेयर्ड हैं वो उसको एक दफा रिवैल्यू कर ले, और रिवैल्यू करने के बाद आप उसको एक्चुअल वैल्यू पे ले लीजिए, तो जितना ब्लैक मनी का पैसा है वो प्रॉपर्टी से फिजल आउट हो जाएगा, प्रॉपर्टीज रियल वैल्यू पे आ जाएंगी, और प्रॉपर टैक्स भी होगा। इस वक्त 3% परचेज पे टैक्स है अगर फाइलर खरीदता है, राइट 10.5% नॉन फाइलर खरीदता है तो उसको टैक्स है। तो टैक्स तो है प्रॉपर्टी में, राइट कितना टैक्स लीजिएगा? एक ही सेक्टर से टैक्स लेना है, जो दूसरे अनटैप्ड सेक्टर है लाइक एग्रीकल्चर, क्या उससे टैक्स नहीं लेना आप? या दूसरी जो सेक्टर्स जो रिटेलर्स जो है उनसे टैक्स नहीं लेना? एक ही जगह से अगर टैक्स लेंगे तो अगेन फ्लाइट ऑफ कैपिटल होगा। राइट ये तो मेरा 2 सेंट्स है ऑन प्रॉपर्टी। हैविंग सेड दैट, अब मैं आता हूँ कि जो बात, अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को अगर टैक्सेशन या टैक्स बेस को बढ़ाना है तो इतने हाई टैक्स रेट में ये नहीं हो सकता। राइट ट्रेडर्स को अगर आपको टैक्स नेट में लाना है तो ताजिर दो स्कीम नहीं चल सकती। आपको राइट ताजिर दो स्कीम को रिविजिट करना पड़ेगा, आपको ट्रेडर्स को फिक्स टैक्सेशन में लाना पड़ेगा, राइट और उनको ये एतमाद देना पड़ेगा कि पिछले ऑडिट्स नहीं हो। वो एक जो पुराने जमाने में सेल्फ असेसमेंट स्कीम जिसमें ऑडिट नहीं होता था, ऐसी कोई स्कीम देनी पड़ेगी, तब जाके ट्रेडर्स टैक्स में आएंगे। आपको टैक्स बेस बढ़ाना है तो आप टैक्स रेट को कम कीजिए। जितना टैक्स रेट आप बढ़ाएंगे उतनी जो है वो टैक्स की डिक्लेरेशंस इनकरेक्ट होंगी या वो छुपाई जाएंगी। प्लीज, आपने टैक्स रेट्स हमेशा बढ़ाकर देख लिया, टैक्स बेस नहीं बढ़ा। एक दफा ऐसी एक्सरसाइज कीजिए, चाहे सिमुलेशन में कीजिए, टैक्स रेट को कम करके देखें, तो जो आपका स्मगल्ड गुड्स है वो वायबल नहीं रहेगा, और वो आपका ऑफिशियल इकोनॉमी में आना शुरू हो जाएगा। चीजें बहुत सारी हैं, लेकिन स्टेप्स को अगर प्रॉपर स्टेक होल्डर्स के साथ या टैक्स के एक्सपर्ट्स के साथ डिस्कस करके अगर आप लेंगे तो शायद बेहतरी हो जाए और आपके टैक्स रेवेन्यूज और टैक्स बेस दोनों बढ़ जाए। ज़ीशान मर्चेंट साहब, आपका प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, दिस इज़ टाइम फॉर अ शॉर्ट ब्रेक। वक्फे के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे मुज़म्मिल हिमानी। उनसे उनका व्यू लेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि टैक्स अमेंडमेंट टैक्स पेयर के लिए हार्डशिप ला रही हैं या सहूलत। नाज़रीन, प्रोग्राम के इस सेगमेंट में हम टैक्स अमेंडमेंट को फर्दर डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है उमर फ़ारूक ने, और फ़ोन पे हमारे साथ मौजूद हैं मुज़म्मिल हिमानी। मुज़म्मिल, वेलकम टू द शो एंड अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सानी भाई, थैंक यू सो मच। मुज़म्मिल, ये बताएं कि ये उजलत में जो टैक्स अमेंडमेंट्स आ रही हैं ये क्या हैं, और गवर्नमेंट को क्या ज़रूरत पड़ी कि ये चंद दिनों में इतनी मेजर अमेंडमेंट्स आ रही हैं? कुछ तो हासिल करना चाह रही है गवर्नमेंट, आखिर क्या चीज़ है? देखिए सानी भाई, इसका बेसिकली जो है वो बैकग्राउंड अगर हम देखें तो बैकग्राउंड ये है कि गवर्नमेंट को हमेशा जो है वो टैक्स रेवेन्यू प्रेशर्स जो है वो फेस कर रही होती है। ठीक है, रेवेन्यू प्रेशर्स फेस कर रही होती है, तो अल्टीमेट जो उसका मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू है वो टैक्सेशन है। तो राइट काफी टाइम से इसके ऊपर डिस्कशन भी चल रहा था कि कमिश्नर अपील क्योंकि इंडिपेंडेंट नहीं है, बायस्ड है, और ये अपीलेट फोरम को एंड हो जाना चाहिए, ट्रिब्यूनल जो है वो रहना चाहिए। तो इस तरह की डिस्कशंस चल रही थी। ठीक है, और एक रिपोर्ट के हिसाब से कोई 99,000 केसेस हैं कि जो टैक्स के केसेस हैं जो पेंडिंग है, जिसका जो राइट टोटल टैक्स रेवेन्यू है वो 3.7 ट्रिलियन रुपए का है। और राइट एक और रिपोर्ट के हिसाब से ये 99,000 नहीं है बल्कि 145,000 है, और उसका जो रेवेन्यू है वो 4.23 ट्रिलियन का है। अच्छा, ओके अगर इसकी बाइफिकेशंस में अगर हम जाएं तो आप देखेंगे कि कमिश्नर अपील के पास जो केसेस पेंडिंग है वो तकरीबन 21,000 केसेस पेंडिंग है, और जो राइट ट्राइब्यूनल के पास केसेस पेंडिंग है वो अराउंड जो है वो 65,000 केसेस जो है वो पेंडिंग है। दोनों के जो 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 रेवेन्यू को अगर हम सम करें तो वो 2.8 ट्रिलियन रुपीस बनता है। ठीक है, विच इज अ सिग्निफिकेंट अमाउंट। तो राइट इस वजह से गवर्नमेंट, क्योंकि बजट तो आ जाएगा, ठीक है, बजट में भी जो आपने कहा कि ऑब्वियसली जो जो रेवेन्यू मेजर्स ही ज्यादा लिए जाते हैं इसके अंदर के, रेट बढ़ा दो, रेट कम कर दो, कोई राइट ज्यादा कोई टेक्निकल चीजें तो होती नहीं हमारे बजट में। राइट तो उसी एस्पेक्ट से कि जो जो रेवेन्यू की चीजों को मीट करने के लिए और स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए जो है वो ये इनिशिएटिव जो है वो लिया गया है। कौन सी मेजर चेंजेस हैं, अमेंडमेंट्स हैं जो लाई जा रही हैं, बताएंगे? देखिए, इसको देखने के लिए जरूरी है कि ये प्रोसेस ऑपरेट कैसे करता है।
ठीक है। तो जब भी कमिश्नर या कमिश्नर के जो डेलीगेटेड पावर्स होते हैं, चाहे वो जो है वो जो सबऑर्डिनेट उसकी अथॉरिटीज है, वहां से जो ऑर्डर पास होता है वो जाता है कमिश्नर अपील के पास, वहां से जाता है ट्रिब्यूनल के पास, वहां से जाता है हाई कोर्ट के पास और फिर अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट के पास। तो इसके अंदर एक नया सेक्शन लाया गया है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर, और इसी तरह सेल्स टैक्स में भी और फेडरल एक्साइज के अंदर भी, कि 126A जो है वो इनकम टैक्स के अंदर ऐड किया गया है, जिसमें पहली दफा थ्रेशोल्ड्स डिफाइन किए गए हैं कि भाई अगर इतना अमाउंट का केस होगा टैक्स का या जो है वो रिफंड का, तो कमिश्नर अपील के पास आप जा सकते हैं, अदरवाइज आपको ट्रिब्यूनल जाना पड़ेगा। ठीक है। और फिर कमिश्नर के पास से कमिश्नर अपील के पास जाने के लिए आपका जो 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 अमाउंट रखा गया है वो ये है कि 20 मिलियन से एक्सीड नहीं करना चाहिए। अगर 20 मिलियन से एक्सीड कर जाए तो फिर आप डायरेक्ट जो है वो ट्रिब्यूनल जाएंगे। दोनों केसेस में चाहे आप कमिश्नर अपील के पास जाएं चाहे आप ट्रिब्यूनल के पास जाएं, दोनों की जो नेक्स्ट अपील होगी वो हाई कोर्ट जो है वो इसको जो सुन रहा होगा। इसी तरह से जो जो और चेंजेस आई हैं वो आई हैं मेंबर के हवाले से, कि पहले जो है वो टाइप्स हुआ करती थी अकाउंटिंग मेंबर और जुडिशियल मेंबर्स की, अब सिर्फ जो है वो उसने मेंबर्स को स्पेसिफिक कर दिया है। पहले जो पावर्स थी वो प्राइम मिनिस्टर के पास या फेडरल गवर्नमेंट के पास चली गई है। पहले जो फी थी अपील फी वो काफी कम थी, ठीक है, लेकिन अब जो ट्रिब्यूनल की और हाई कोर्ट की है वो सिग्निफिकेंटली जो है वो फी को इंक्रीज कर दिया गया है। इसी तरह से पहले एडजर्नमेंट अगर आपने लेनी है ट्रिब्यूनल से तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती थी, लेकिन अब आपके पास जो है वो हर एडजर्नमेंट पे आपने जो है वो 50,000 रुपए जो है वो जमा कराने। इसी तरह टाइम पीरियड के अंदर चेंजेस हैं। इसी तरह जो आपकी जो जो टाइम पीरियड ऑफ डिसीजन मेकिंग है उसके अंदर भी जो है वो कुछ तब्दीलियां की गई हैं। ये जो पेंडिंग केसेस हैं अब इतनी बड़ी तादाद में, ये सारे रिट्रोस्पेक्टिवली डेल्ट होंगे अंडर दिस लॉ। ये फरमाएं कि ये जो अब क्वेश्चन ऑफ फैक्ट एंड क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड इट्स जुरिस्डिक्शन की बात है, इसके कॉन्टेक्स्ट में ये समझना कितना दुरुस्त है कि अब जो हाई कोर्ट है वो बर्डन हो जाएगा विद द फैक्ट्स एनालिसिस इन्वेस्टिगेशन सो फॉर। देखिए दो दो आपके सवालों के दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा ये है कि क्या रिट्रोस्पेक्टिव इम्प्लीकेशंस होंगी। तो देखिए रिट्रोस्पेक्टिव इम्प्लीकेशन की जरूरत हमें दो मतलब जो सिनेरियोज हो सकते हैं वो इसलिए हो सकते हैं कि भाई अगर कोई अपील पहले एग्जिस्ट करती थी एक्ट आने से पहले, जो मुझे अपील फाइल करनी थी, ठीक है, और वो ट्रिब्यूनल के पास होनी थी, ठीक है, अब केस जो है वो अब एक्ट आ गया तो क्या मैं ट्रिब्यूनल के पास जाऊं या मैं हाई कोर्ट के पास जाऊं। तो इस पे रिसेंटली जो है वो एक जजमेंट भी आया है इस्लामाबाद ट्रिब्यूनल का, जिसमें उसने हेल्ड किया है, क्योंकि ये सब्सटैंटिव नेचर की अमेंडमेंट्स नहीं है, प्रोसीजरल नेचर की अमेंडमेंट्स हैं, तो इसकी रिट्रोस्पेक्टिव इम्प्लीकेशन होगी। यानी अगर आप आज अपील फाइल करें तो आपको इस एक्ट के थ्रू जो है वो अपील फाइल करनी है। अच्छा, दूसरा जो इसके अंदर इशू आया है वो ये आया है कि अगर फॉर एग्जांपल ट्रिब्यूनल के जो के पास जो अपील फाइल करने का पहले टाइम होता था वो 60 डेज का होता था, अब उसको कट डाउन करके 30 डेज कर दिया गया है, ठीक है। तो अगर मैं फॉर एग्जांपल एक्ट आने से पहले मेरा कमिश्नर अपील का ऑर्डर पास हो गया और मैं ट्रिब्यूनल नहीं गया, फॉर एग्जांपल 45 दिन हुए हैं, 45 डेज जो है वो हुए हैं, और मेरे पास अभी भी 15 दिन थे कि मैं ट्रिब्यूनल जा सकता था, लेकिन अब क्योंकि ये एक्ट आ गया और इसने इसको टाइम पीरियड को 30 दिन कर दिया, तो अब इस केस में जो है वो मेरे पास क्या रेमेडी होगी, इसके ऊपर क्लैरिटी जो है वो इसके अंदर अवेलेबल नहीं है। लेकिन जाहिर है कि जो आपका नया एक्ट है वो इसके अंदर प्रिवेल करेगा। तो इस तरह के जो है वो चैलेंजेस जो है वो अपेरेंटली हैं। दूसरा आपका जो क्वेश्चन है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स क्या हाई कोर्ट स्टेज के ऊपर होगा। लेकिन इस बात को हमें जो है वो गवर्नमेंट को समझने की जरूरत है कि पहले ही आपके पास जो है वो अपेरेंटली ऐसा लग रहा है कि कमिश्नर अपील से केसेस उठा के आप ट्रिब्यूनल और ट्रिब्यूनल से केसेस उठा के आप जो है वो हाई कोर्ट की तरफ जो है वो डाइवर्ट कर रहे हैं। क्योंकि क्या इसकी कैपेसिटी है, क्योंकि जैसे अभी मैंने आपके साथ नंबर्स भी शेयर किए, तो ट्रिब्यूनल के पास जो है वो 65,000 केसेस पेंडिंग है, ठीक है, 21,000 केसेस जो है वो कमिश्नर अपील के पास पेंडिंग है। अगर मैं सिंध लाहौर हाईकोर्ट की बात करूं तो उसके पास तकरीबन 6,000 केसेस पेंडिंग है। तो कमिश्नर अपील से केसेस उठ के चले जाएंगे आपके ट्रिब्यूनल के पास, ठीक है, तो उसके नंबर ऑफ केसेस वहां बढ़ जाएंगे, फिर आप ट्रिब्यूनल से लेके जो है वो हाईकोर्ट के पास चले जाएंगे। तो अल्टीमेटली इसके अंदर जो प्रेशर आएगा वो हाईकोर्ट के ऊपर और ट्रिब्यूनल पे आता हुआ नजर आ रहा है। और फिर ये देखना होगा कि पहले ये होता था कि फैक्ट फाइंडिंग जो होती थी वो कमिश्नर अपील लेवल पे ज्यादा होती थी, ट्रिब्यूनल पे उससे कम होती थी, और वो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट जो है वो हाई कोर्ट लेवल तक नहीं जाता था, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट जो है वो ट्रिब्यूनल लेवल पे फाइनल होता था। लेकिन अब यहाँ पे अभी भी ऐसा ही है कि क्वेश्चन ऑफ फैक्ट जो है वो ट्रिब्यूनल लेवल पे फाइनल है, लेकिन इसके अंदर एक नई टर्म इंट्रोड्यूस की गई है कि भाई क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स मिक्स्ड विद क्वेश्चन ऑफ लॉ, ठीक है, या मिक्स्ड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स एंड लॉ।
तो ये जब आपके पास होगा, जब क्वेश्चन ऑफ लॉ भी है, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स भी है, तो आप हाई कोर्ट के पास जाएंगे। अब जब आप हाई कोर्ट के पास जाएंगे तो क्या क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स के ऊपर भी हाई कोर्ट जो है वो उसी तरह से वेरिफिकेशंस करेगा जिस तरह ट्रिब्यूनल या जो है वो कमिश्नर अपील किया करता था? तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं जो अभी तक जो है वो अनआंसर्ड हैं और एड्रेस होना बाकी है। मुज़म्मिल, ये कवानीन की जो तब्दीली है लोगों के मसाइल में कमी करेगी या मज़ीद हार्डशिप का बायस होगी? इसके ऊपर ज़रा अपने कमेंट दीजिएगा। देखिए सानी साहब, इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि एक एस्पेक्ट इसका पॉजिटिव ये है कि आपका एक अपील फोरम जो है वो एंड हो गया, लेकिन इसके ऊपर अपेरेंटली ऐसा लगता है कि फी आपका सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो गई है। एडजर्नमेंट अगर आप देंगे तो वो सब्जेक्ट टू सर्टेन फी देंगे। इसी तरह अगर आप स्टे जो है वो सीज हो जाएगा अगर टैक्स पेयर जो है वो हेयरिंग के शेड्यूल को फॉलो नहीं करता। तो ऑन द फेस ऑफ इट तो ऐसा लगता है कि इसके अंदर टैक्स पेयर की जो मुश्किलात हैं वो मजीद इसके अंदर इजाफा होगा। ना सिर्फ टैक्स पेयर की मुश्किलात में इजाफा होगा बल्कि जो डिपार्टमेंट है उसकी हार्डशिप में भी जो है वो सिग्निफिकेंट इंक्रीज इस तरह से होगा कि पहले डिपार्टमेंट के पास ये ऑप्शन होता था कि वो अपना फर्स्ट अपील राइट एक्सरसाइज करता था ट्रिब्यूनल के पास, क्योंकि कमिश्नर अपील के पास तो टैक्स पेयर ही जाता था। अब आपने क्योंकि ट्रिब्यूनल खत्म कर दिया, डायरेक्ट हाई कोर्ट के पास चले गए, तो वो भी एक फोरम जो उसका था कि कमिश्नर अपील से ट्रिब्यूनल जाने वाला, वो डिपार्टमेंट के लिए भी ऑन द इक्वल फुटिंग जो है वो हार्डशिप जो है वो आ रही होगी। इसी तरह से एक क्लैरिटी इसके अंदर अभी जो है वो एक कंफ्यूजन प्रिवेल कर रही है कि भाई 30% कंडीशनल स्टे जो है वो किसके लिए, जो हाई कोर्ट देगा। तो पहली बात तो ये कि क्या आप हाई कोर्ट को बाउंड कर सकते हैं इस तरह की अमेंडमेंट्स के थ्रू? तो ये भी एक जो है वो डिस्प्यूटेड चीज है। फिर दूसरा इस पे व्यू यही है कि वो केसेस जो ट्रिब्यूनल से निकल के हाई कोर्ट के पास आएंगे उसके ऊपर हाई कोर्ट की ये जिम्मेदारी लगाई गई है कि वो उस वक्त तक स्टे ना दे जब तक जो है वो 30% का जो है वो रिकवरी ना कर ले। राइट राइट राइट। मुज़म्मिल हिमानी, आपका प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया। उमर, आपने देखा कि दोनों की बातचीत आपने सुनी, ज़ीशान मर्चेंट की भी और मुज़म्मिल हिमानी की भी, और दोनों के जो व्यूज़ थे वो कुछ इस तरह के थे कि हार्डशिप्स कम नहीं होने जा रही। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो था मेरी नज़र में वो क्वेश्चन ऑफ लॉ का था, फैक्ट्स की जुरिस्डिक्शन का था, इन्वेस्टिगेटिव पावर्स जो एक्सटेंड किए जा रहे हैं कोर्ट्स की जानिब उसका था। बट व्हेन यू लुक एट इट होलिस्टिकली, हाउ डू यू लुक एट दीज अमेंडमेंट्स? सर, अगर मैं नटशल में बयान करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि अंडर द टेबल रेवेन्यू बढ़ेगा और जेन्युइन रेवेन्यू कम होगा। और इसकी सिंपल रीज़न ये है कि हार्डशिप जितना टैक्स पेयर के लिए बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा टैक्स पेयर विल गो फॉर इलीगल मैनर्स, इलीगल वेज टू काउंटर देयर डिस्प्यूट्स, ताकि वो जल्दी से जल्दी अपने काम को जा सके। तो ये नटशल मुझे अमेंडमेंट नज़र आती है। आपको लोगों की हार्डशिप में इजाफा होता हुआ नज़र आता है? बहुत ज़्यादा। थैंक यू उमर, आपका प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू रहे ज़ीशान मर्चेंट, मुज़म्मिल हिमानी और उमर। तीनों ने तफसील के साथ हमें बताने की, समझाने की कोशिश की, हमारे नाज़रीन को भी, कि ये जो टेक्स्ट अमेंडमेंट्स हैं, कहा तो ये जा रहा है कि दरअसल में ये लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए हैं, बट बॉटम लाइन ये नज़र आती है कि शायद गवर्नमेंट का फोकस सिर्फ रेवेन्यू की इन्हेंसमेंट है, फ़ीस का बढ़ाना, 30% ऑफ द लिटिगेशन अमाउंट के ऊपर को एकदम ख़जाने में जमा करने की ख्वाहिश रखना और ये सोचना कि ऐसा हो भी जाएगा। आई डोंट रियली थिंक दैट इज़ समथिंग विल हैपन। चीज़ें कोर्ट्स में जाएंगी, मसाइल का शिकार होंगी। दूसरे नंबर पर जो चीज़ हाईलाइट की गई तीनों एक्सपर्ट्स की जानिब से वो ये थी कि जो प्रोसेस है आज किसी हद तक आप कह सकते हैं कि कहा तो ये जा रहा है कि प्रोसेस को छोटा किया गया है, बट ऑन द फ्लिप साइड दिस इज़ आल्सो अ व्यू ऑफ द एक्सपर्ट्स कि जो लोग कॉम्पिटेंट हैं, जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ हैं और जिनके पास सब्जेक्ट मैटर की एक्सपर्टीज़ हैं, उनसे ये वाला जो टेक्निकल काम है, वैल्यूएशन का है, डिसीजन मेकिंग का है, एनालिसिस का है, तज्ज़िये का है, ये उस जुरिस्डिक्शन में जा रहा है कि जहाँ पर कैपेसिटी कंस्ट्रेंट्स हैं। और जब उमर ये कहते हैं कि अंडर द टेबल वॉल्यूम बढ़ जाएगा, तो शायद उससे मुराद ये है कि जिन लोगों को टैक्स के टेक्निकल मैटर्स की समझ नहीं होगी, वो जब फैक्ट्स को एनालाइज करेंगे तो फिर एक तरफ तो टैक्स पेयर के ऊपर एकदम बढ़ी हुई फ़ीस का बर्डन होगा, 30% स्टे करने के लिए अमाउंट जमा कराने का बर्डन होगा, और तीसरा जो गवर्नमेंट के केसेस में जिसको ADR कहते हैं
उस तरह का एक कल्चर जो है वो हाई कोर्ट्स की जुरिसडिक्शंस में भी आ सकता है, लोगों के मसाइल में इजाफा हो सकता है। इसका फॉलोअप हम ज़रूर लेंगे 6 तारीख को बजट आने के बाद। लोगों से भी पूछेंगे और टैक्स एक्सपर्ट से भी पूछेंगे। उमर स्टूडियो में वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरह की तजदीद को अगले प्रोग्राम में भी जारी रखेंगे। नाज़रीन इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।